इतना कहकर टॉवर पूर्वज सीधे चले गए। टॉवर प्रशासक जल्दी से उनके पीछे चला गया। हितेश और सौरभ ने जल्दी से सिर झुकाया। उनके अंतिम शब्द स्पष्ट रूप से उनके लिए एक चेतावनी थे। जब तक प्रतियोगिता चल रही थी, उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए। हालांकि टॉवर पूर्वज एक दयालु वरिष्ठ की तरह लग रहा था, इस तरह के व्यक्ति का क्रोध कभी भी चेहरे पर प्रकट नहीं हुआ, लेकिन अगर वे उसे क्रोधित करते तो वे बर्बाद हो जाते। फेंक और चाय परिवार के लोग भी अब चले गए। अंत में राघव सबसे बड़ा विजेता था। वह सांझी की महिला को छीनने में कामयाब रहा था। यह खबर बड़ी शक्तियों में फैल गई। यह बिल्कुल चौंकाने वाला था। हुओ परिवार कितना शक्तिशाली था, इसके बावजूद उनकी दुल्हन को छीन लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि हुओ परिवार इस वजह से अवर्णनीय रूप से क्रोधित था और वे हुआ परिवार के पास गए और उन्हें शाप दिया। उन्होंने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने हुओ परिवार को संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया तो उन्हें बस परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जाहिर है हुओ परिवार अपना गुस्सा हुआ परिवार पर निकाल रहा था। सौम्या के कारण हुओ परिवार ने अपना सारा सम्मान खो दिया था। राघव ने यह सब अनदेखा कर दिया। जब वह फेंक परिवार में वापस आया तो वह सीधे सौम्या को अपने नए कमरे में ले आया। हाँ हाँ सुंदरी हुआ, हम फिर मिलेंगे, वह हंसा। राघव पर हमेशा सौम्या का कर्ज था। यद्यपि सौम्या ने मूल रूप से सांझी की धमकी के कारण ज्यूली गुप्त क्षेत्र की अंतिम लड़ाई में तटस्थ रहने का फैसला किया था, फिर भी वह राघव के पक्ष में मजबूती से खड़ी रही थी जब भ्रष्ट मार्ग इसमें शामिल हो गया था। राघव उस समय बहुत ही मुश्किल स्थिति में था। उस समय उसकी मदद करना सिर्फ उनके सहयोग की वजह से नहीं था, इसमें उनके बीच का विश्वास भी शामिल था। राघव, तुम सच में एक शैतान हो। सौम्या को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ऐसा लग रहा था कि यह तय था कि राघव जहां भी जाएगा वहां कोहराम मच जाएगा। वह हमेशा लोगों की उम्मीदों से हटकर काम करता था। हे बोर क्यों हो? सबके साथ हंसना और जश्न मनाना ज्यादा मजेदार है। राघव ने हंसते हुए सौम्या को बैठाया और उसे चाय का कप थमा दिया। लो, इस 5 स्वाद वाली पौराणिक पाइन चाय का स्वाद चखो। हे, ये पिल टॉवर के लिए कुछ खास है और बाहरी लोग इसे खरीद भी नहीं सकते। सौम्या ने मुस्कुराते हुए चाय ली। हल्के से चाय पीते ही उसे खुशबू का एहसास हुआ। एक चुस्की किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पूरी तरह से तरोताजा कर सकती है। ऐसा लगता है कि यहां आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। क्या आप अपना पेशा बदलने की योजना बना रहे हैं? सौम्या मुस्कुराया। मैं पेशा क्यों बदलूंगा? कीमिया तो बस एक शौक है। वो परिवार ने ही मुझ पर सबसे पहले हमला किया था। मैं तो बस जवाबी हमला कर रहा हूं। हे, मैं इतना भी बुरा नहीं कर रहा हूं। इस पहले दौर में ही मैं इतनी खूबसूरत पत्नी को जीतने में कामयाब रहा, राघव ने चिढ़ाते हुए कहा। सौम्या ने शर्म से लाल होकर डांटा। अगर तुम मुझे इस तरह चिढ़ाते हो तो यह अजीब होगा अगर नेहा को पता चलने पर वह तुम्हें पैनकेक में नहीं पीटेगी। उसे? छी, तुम उसे कम आंकते हो। राघव ने अपना सिर हिलाया। क्या वह तुम्हें नहीं मारेगी? सौम्या ने पूछा। मैंने कहा कि तुमने उसे कम आंका। मैं यह कह रहा था कि तुमने कहा था कि वह मुझे पीट पीट कर पैनकेक बना देगी। तुम उसे समझ ही नहीं पाते। जब वह लोगों को पीटती है तो वह कभी भी उनके आकार की परवाह नहीं करती। राघव ने आह भरी। उसके चेहरे पर एक असहाय भाव दिखाई दिया। बहुत समय हो गया था जब उसने उस उग्र लड़की को तंग किया था। कौन जानता था कि वह अभी उसे कितना याद कर रही थी। सौम्या ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। हा, तुम वाकई मनोरंजक हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी अद्वितीय सुंदरियां तुम्हारे प्रति इतनी समर्पित हैं, राघव ने बेशर्मी से कहा। लेकिन बेशक, क्या इसीलिए मैंने पहले कहा था कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम हर सुबह हंसी से जाग जाओगी? सौम्या शर्मा गई। उसे उसके साथ अपने अभिनय की याद आ गई। अपनी अंतरंग हरकतों के बारे में सोचते हुए वह शर्मिंदा होने से खुद को नहीं रोक सकी। यह देखकर कि सौम्या को इस तरह की चिढ़ाने की आदत नहीं थी, राघव ने विषय बदल दिया। अब आपकी क्या योजना है? सौम्या ने दुखी होकर आह भरी। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे परिवार ने मुझे पहले ही छोड़ दिया है। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि सांझी किस तरह का व्यक्ति था।
लेकिन फिर भी उन्होंने पक्षपात करने के लिए मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज भले ही शांत थी, लेकिन उसकी आंखें अनिच्छा और क्रोध से भरी थीं। उन उदासीन चेहरों को याद करके वह अंतहीन घृणा से भर जाती थी। राघव ने उसकी स्थिति के बारे में कुछ सरल प्रश्न पूछे। वह वास्तव में दयनीय स्थिति में थी। उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। वह एक पल के लिए झिझका। अंत में उसने अपना निश्चय कर लिया। सौम्या, अगर मैं तुम्हें दिव्य बनने की इजाजत दे दूं तो तुम क्या करोगे? क्या? अंत में राघव ने फिर भी सौम्या को सेलेस्टियल बनाने का फैसला किया। आखिरकार उसकी वर्तमान स्थिति उसके कारण थी। एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन राघव ने उसे सीधे स्वर्गीय दांव फल नहीं दिया। इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह पहले स्वर्गीय दांव फल को एक औषधीय गोली में परिष्कृत करेगा। एक कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि उसे स्वर्ग को चुनौती देने वाले स्वर्गीय दांव फलों के बारे में पता चले जो उसके पास थे। वह यह बात किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बता सकता था जिस पर उसे पूरा भरोसा ना हो। दूसरा कारण यह था कि यह सौम्या के लिए फायदेमंद था। वह इसे और भी तेजी से परिष्कृत कर सकेगी। उस रात सौम्या राघव के कमरे में सोई। हालांकि वह पहले से ही एक जियांटियन विशेषज्ञ थी, लेकिन वह कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। वह थक चुकी थी। आखिरकार अपने सारे बोझ से मुक्त होकर वह राघव के बिस्तर पर शांति से सो गई। दूसरी ओर राघव सो नहीं रहा था। वह आगे की योजना के बारे में सोचने में व्यस्त था। ऊपर से नीचे तक हुओ परिवार में कोई भी अच्छा नहीं था। इस बार वह उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। उसकी मूल योजना को रोकना पड़ा। टॉवर पूर्वज के शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह उन्हें इस दौरान कुछ भी करने की अनुमति नहीं देगा। उसे प्रतियोगिता के बाद तक टॉवर पूर्वज और अन्य लोगों के चले जाने तक इंतजार करना होगा। हितेश ने राघव से कहा था कि हालांकि उनके दो परिवार हुओ परिवार जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी उनके पास उनसे लड़ने की क्षमता थी। एकमात्र समस्या यह थी कि हुओ परिवार के पास बहुत सारे मेहमान थे। वे उनके गुर्गे थे और उनके पास भयानक ताकत थी। हालांकि अगर राघव पहला स्थान प्राप्त कर लेता तो स्थिति उलट जाती। हुओ परिवार का पक्ष लेने वाले लोग संभवतः तटस्थ होने के लिए पक्ष बदल लेते। इससे पहले कि वे जानते कि अंतिम विजेता कौन होगा, वे जल्दबाजी में कोई पक्ष नहीं चुनते। छी, लगता है मुझे वाकई पहला स्थान मिलना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि पुरस्कार क्या है। मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। राघव ने अपनी चाय पी। अब उसे एहसास हुआ कि दिन पहले ही चमक चुका था। सौम्या को अभी भी शांति से सोते हुए देखकर वह समझ गया कि उसने इन दिनों कितना कष्ट झेला होगा। उसने उसे परेशान नहीं किया। धीरे से दरवाजा खोला और उसे बंद करके उसने ताजी हवा में सांस ली। वह आर्यवीर को खोजने चला गया, लेकिन वह अब भी अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि आर्यवीर और प्रतीक वहां बैठे बातें कर रहे थे। आर्यवीर, क्या तुम जानते हो, कल मैंने नीरा के साथ ऐसा 5 बार किया। नीरा व्यावहारिक रूप से स्वर्ग में उड़ गया, प्रतीक ने अहंकार से कहा। जब भी पुरुष इस विषय का उल्लेख करते थे तो वे हमेशा बहुत आत्मविश्वास महसूस करते थे। यह कुछ भी नहीं है। मैंने कल 7 बार ऐसा किया और मृणालिनी मेरी पूजा करती है। उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे अद्भुत आदमी हूं। आर्यवीर स्वाभाविक रूप से कमजोरी नहीं दिखाएगा। कौन जानता था कि वह सच कह रहा था या नहीं, लेकिन वह बहुत आश्वस्त था। अचानक राघव को आते देख आर्यवीर ने पुकारा, तीसरे गुरु, आपने कल रात ऐसा कितनी बार किया? राघव जानता था कि वे दोनों उसे जानबूझकर चिढ़ा रहे थे। 1 बार, सचमुच सिर्फ 1 बार। कितनी शर्मनाक बात है। जैसी कि उम्मीद थी, वे दोनों तुरंत हंस पड़े। राघव बैठ गया और आहें भरने लगा। दूर तक देखते हुए उसने असहाय होकर कहा, मुझे पता है हमने ऐसा सिर्फ 1 बार किया था, लेकिन जब आसमान साफ हुआ तो उसने मुझसे एक ब्रेक लेने की विनती की। वे दोनों बहुत देर तक चुप रहे। फिर आर्यवीर ने आखिरकार राघव के कंधे पर थपथपाया। तीसरे गुरु, आपकी दिखावटी क्षमताएं वाकई बेजोड़ हैं। हम दोनों को सीखना जारी रखना चाहिए। राघव ने कहा, चलो बकवास बंद करो, फाइनल तक ज्यादा समय नहीं है।
मैं अपनी कीमियागिरी का अभ्यास करने के लिए एकांत में जा रहा हूं। तुम फिर से एकांतवास में जा रहे हो? तुम सचमुच राक्षस हो? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि मेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरा आधार तुम दोनों की आधी भी अच्छी नहीं है। मुझे कीमिया का अनुभव नहीं है, इसलिए मेरे पास सुधार की बहुत गुंजाइश है। भले ही यह प्रतियोगिता से ठीक पहले हो, मुझे अपने कौशल को बढ़ाना होगा। हर छोटी सी चीज सांझी को हराने का एक बड़ा मौका है। मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। आर्यवीर और प्रतीक ने उनके प्रति गहरी श्रद्धा महसूस की। गोलियों को परिष्कृत करना एक बेहद उबाऊ, बेहद कड़वी प्रक्रिया थी। आपको पूरे समय पूरी तरह से केंद्रित रहना पड़ता था, और यह देखने के लिए कि आप सफल हुए या नहीं, घबराहट से भरे रहना पड़ता था। आर्यवीर और प्रतीक भी कुछ दिनों के लिए एकांत में चले गए थे। अपनी कीमिया का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि उन्हें उल्टी नहीं आ गई। यह देखकर कि राघव कीमिया के प्रति कितना समर्पित था, वे विलाप करने से खुद को नहीं रोक पाए। शायद अगर उनके पास राघव की कार्यनीति होती तो वे दोनों सांझी से इतने कमजोर नहीं होते। क्या आप मुझे एक निजी कमरा दे सकते हैं? बेहतर होगा कि बड़ा कमरा हो। मैं सौम्या के साथ एकांत में जाना चाहता हूं। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि वह मेरी महिला को फिर से छीन ले। और दूसरी वजह के लिए, हे जब मैं परिष्कृत करने से थक जाता हूं। आप समझ रहे हैं? राघव ने हंसते हुए कहा। बेशक हम समझते हैं, हम पुरुष हैं। हे राघव, आपकी यह रचनात्मकता वास्तव में अच्छी है। मुझे लगता है कि मैं इसे अगली बार भी आजमाऊंगा। जब मैं परिष्कृत करते करते थक जाता हूं तो मैं आराम भी कर सकता हूं। आर्यवीर ने शरारती ढंग से मुस्कुराया। प्रतीक ने भी सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक श्रद्धापूर्ण भाव था। हां, मुझे भी निश्चित रूप से यह कोशिश करनी है। अगर यह काम करता है तो शायद हम इतिहास में इनोवेटर के रूप में जाने जाएंगे। हां, मैं अभी एकांत में जाकर इसे आजमाने जा रहा हूं। परिणाम स्वरूप राघव को अपने लिए एक बहुत बड़ा कमरा मिल गया। जिस चीज ने राघव को कड़वी मुस्कान दी वह यह थी कि कमरे में एक विशाल भव्य बिस्तर था। उन दो बड़े भाइयों ने वास्तव में बहुत मेहनत की है। राघव ने आह भरते हुए कहा, यह बिस्तर किस लिए है? सौम्या इस आलीशान बिस्तर के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। उसने पहली बार एकांत कमरे में इस तरह के बिस्तर को देखा था। राघव ने 100 से ज्यादा कीमती औषधीय सामग्री निकाली। ये ज्ञानोदय महल की गोली के लिए थी। सांझी द्वारा आखिरी गोली दिए जाने के बाद उसने ये सारी सामग्री इकट्ठी कर ली थी। हालांकि इस दौरान बहुत सी चीजें सामने आ चुकी थीं और उसके पास उन्हें परिष्कृत करने का कोई समय नहीं था। अब आखिरकार उसे मौका मिला और वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। असुरा सुतरा बॉडी आर्ट के प्रत्येक सितारे के साथ उसकी लड़ाकू शक्ति स्वर्ग उतारने वाले परिवर्तनों से गुजरेगी। उदाहरण के लिए, जब उसने तीसरे तारे को संघनित किया था तो दिव्य अंगूठी वास्तव में स्वर्गीय दाउस के रोने का विरोध करने में सक्षम थी। यह अज्ञात था कि चौथे तारे को संघनित करने के बाद क्या होगा। राघव ने सावधानी पूर्वक सामग्री को परिष्कृत करना शुरू किया। राघव के हाथ में एक नीली लौ उठी। इसकी शक्ति ने उसे सुखद आश्चर्य में डाल दिया। शीन, तुम और भी शक्तिशाली हो गए हो। राघव के हाथ से एक नीली लौ वाला ड्रैगन निकला। यह 3 फीट लंबा था, एक छोटे सांप जैसा दिख रहा था। यह राघव की बाह के चारों ओर लिपटा हुआ था। राघव ने देखा कि शीण पहले की तुलना में नीले रंग की और भी घनी छाया बन गया था। इसकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपनी ताकत पर उसका नियंत्रण काफी बढ़ गया था। वह पहले की तरह उन्मत्त नहीं थी। अच्छा, आपकी मदद से मैं कई गुना तेजी से शोधन कर पाऊंगा। राघव हंसा। शीर्ण जितना मजबूत होगा यह उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। उसने जल्दी से सामग्री को पाउडर में परिष्कृत कर दिया। शीर्ण अब वाकई कमाल का था। हर सामग्री को बस कुछ ही सांसों में परिष्कृत किया गया था। इसके अलावा अब राघव के लिए लौ को नियंत्रित करना भी बहुत आसान था। धीरे धीरे पाउडर को गोली भट्टी में डालते हुए राघव ने विलय पर लगातार ध्यान दिया। ज्ञानोदय महल की गोली ऐसी चीज थी जो बाहरी दुनिया में मौजूद नहीं थी। बाहरी दुनिया में इसके लिए कोई गोली का फॉर्मूला नहीं था और इसलिए
इसके लिए कोई स्तर भी नहीं था। यद्यपि इसके लिए आवश्यक सभी सामग्रियां छठी श्रेणी की थीं, फिर भी इसकी कठिनाई बहुत अधिक थी। छठी श्रेणी की गोलियों में भी इसे अत्यंत कठिन माना जाएगा। जो लोग छठी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, उन्हें गोली पूर्वज के रूप में जाना जाता था। वे समुद्रसेन, हितेश और सौरभ के स्तर के लोग थे। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन भर गोलियों को परिष्कृत किया था, तभी उन्हें ऐसी उपाधि मिली। क्योंकि कीमियागर अपनी मुख्य लौ की खेती पर ध्यान केंद्रित करते थे, इसलिए उनकी साधना का आधार तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए एक बार जब कीमियागर ज्यानिटियन क्षेत्र में पहुंच गए तो उनकी साधना का आधार धीमी गति से आगे बढ़ेगा। टकराना। आह! राघव ने आह भरी। गोली भट्टी में राख को देखते हुए वह असहाय महसूस कर रहा था। ज्ञानोदय महल की गोली का सूत्र जो उसके दिमाग में आया था, वह विस्तार में नहीं गया था। यह पिछली फेंकफू गोली, अलियोथ गोली और जीवन भाग्य गोली से अलग था। इसलिए उसे अपने दम पर इसे ठीक से परिष्कृत करने का अध्ययन करना पड़ा। ऐसा लगता है कि गोली भगवान की यादों में वास्तव में बहुत कमी है। राघव असहाय महसूस कर रहा था। उसे अभी भी पता नहीं था कि गोली भगवान की यादों का केवल इतना छोटा हिस्सा ही उसके दिमाग में क्यों होगा। गोली भगवान, आप अपनी बाकी यादें भूल सकते हैं, लेकिन असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के लिए गोली के फार्मूले को मत भूलना। राघव ने प्रार्थना की। सच्चे डेंटियन के बिना और उसकी आत्मा जड़, आत्मा रक्त और आत्मा हड्डी के बिना अगर उसके पास असुरा सुथरा बॉडी आर्ट भी नहीं होता तो वह बहुत पहले ही पुनर्जन्म ले चुका होता। फिर से राघव ने अपने दांत भींच लिए। वैसे भी उसके पास उतनी ही औषधीय सामग्री थी जितनी उसे चाहिए थी। टकराना। फिर से उसकी गोली भट्टी में राख का ढेर दिखाई दिया। राघव ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और लिखा, 7 सितारा घास को सीधे तौर पर मिथिक रीप फल के साथ नहीं मिलाया जा सकता। राघव के लिए यह पहली बार था जब उसने इतनी मुश्किल गोली को परिष्कृत किया। उसे खुद पर भरोसा करना पड़ा। वह अवयवों के बीच की वर्जनाओं के बारे में जानता था, लेकिन एक बार जब 3 या उससे ज्यादा को मिला दिया जाता था तो औषधीय गुण गड़बड़ा जाते थे। राघव ने बार बार इसका परीक्षण किया और अपने निष्कर्ष लिखे। पाउडर को मिलाने से पहले उसे अपने अनुभव को एकत्रित करना था। उनका पेज पहले से ही उनकी अनगिनत असफलताओं के अनगिनत आंकड़ों से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें पता था कि हर असफलता उन्हें सफलता के एक कदम करीब ले आई। असफलता ने एक दोषपूर्ण प्रक्रिया को खत्म कर दिया। जितनी बार वह असफल हुए, उतना ही वह सही प्रक्रिया के करीब पहुंचे। जब पेज का अगला और पिछला हिस्सा पूरी तरह से उसके डेटा से भर गया तो राघव ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे सामग्री को मिलाने का सही तरीका मिल गया था। राघव ने अभी आह भरी ही थी कि दूर से एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। उसका काम खत्म हो गया। राघव चौंका। उसने वास्तव में बहुत जल्दी काम खत्म कर दिया था। जैसे ही राघव अपने शोध से जागा, उसकी दीवार पर लाल शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। फाइनल शुरू होने वाला है। 7 खजाने के रत्न टॉवर के सामने राघव अभी भी थोड़ा उलझन में था। समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया? अभी भी कई दिन थे, लेकिन वे एक पल में बीत गए। उन्होंने अभी अभी एनलाइटनमेंट पैलेस पिल के लिए सही विलय प्रक्रिया का पता लगाया था, और जब उन्हें फाइनल में खींच लिया गया तब उन्हें इसे परिष्कृत करने का मौका भी नहीं मिला था। यह अब भी वही अखाड़ा था, लेकिन एहसास अलग था। यह बहुत ज्यादा विस्तृत लग रहा था, क्योंकि हजारों स्टेज में से ज्यादातर हटा दिए गए थे। सिर्फ 89 स्टेज ही बचे थे। बाहर अभी भी लोगों का समुद्र था। फाइनल होने के कारण और भी लोग आ गए थे। यहां तक कि मार्शल आर्टिस्ट भी अनुभव हासिल करने आए थे। अरे, तुम किस बात पर जोर दे रहे हो? क्या तुम अंधे हो? एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने भ्रष्ट मार्ग के एक व्यक्ति को कोसा। वर्तमान में पिलयांग शहर अनगिनत विशेषज्ञों से भरा हुआ था। वे सभी मजा देखने के लिए आए थे, और वहां धर्मी और भ्रष्ट दोनों मार्गों के सदस्य थे। क्या तुम मरना चाहते हो? भ्रष्ट आदमी गुस्से से बोला। अगर यहां लड़ना मना नहीं होता तो वह इस बेवकूफ को पहले ही मार चुका होता। तुम ही हो जो मरना चाहते हो। क्या तुम मेरे सिर के एक बाल को छूने की कोशिश करना चाहते हो?
छी! सफेद लबादा पहने आदमी ने जमीन पर थूका और घृणा से मुंह बिचकाया। तुम बस रुको, मुझे युद्ध के मैदान में तुम्हें देखने मत दो। भ्रष्ट आदमी गुस्से से बोला। उसने देखने के लिए एक अलग जगह ढूंढ ली। आह! अचानक भीड़ में से एक महिला की तीखी चीख सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा कि यह चीख एक भ्रष्ट महिला की थी, जिसके सीने पर एक राक्षस के सिर का चित्र बना हुआ था, लेकिन उस भयावह राक्षसी छवि पर 2 बड़े हाथों के निशान थे। वे निशान बहुत स्पष्ट थे। कमीने, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। भ्रष्ट महिला का गुस्सा बढ़ गया और उसकी तलवार म्यान से बाहर आ गई। उसने अपने सामने खड़े आदमी को घूर कर देखा। उस आदमी के चेहरे पर एक गलत भाव था। आप मुझे दोष नहीं दे सकते, यहां बहुत सारे लोग हैं और बहुत भीड़ है। मुझे इस अफरा तफरी में धकेला गया और मैं जो कुछ भी पकड़ सका उसे पकड़ लिया। इस बारे में बोलते हुए मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना है। यदि आपकी बड़ी छाती नहीं होती तो मैं वास्तव में गिर जाता। धन्यवाद, वास्तव में धन्यवाद। उस आदमी ने झट से सिर झुकाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कामुकता का भाव था। इसके अलावा उसके हाथ ऐसे इशारे कर रहे थे जैसे वह उस एहसास को फिर से जी रहा हो। तुम्हारा धर्म मार्ग वास्तव में मूर्खों का समूह है। तुम बस अपनी बेवकूफी भरी साजिशें करना जानते हो। बस रुको, एक दिन मैं तुम सबको मार डालूंगी। वह गुस्से में बोली, लेकिन वह यहां हमला नहीं कर सकती थी। वह चली गई और धर्म के मार्ग से लोगों में खलबली मच गई। उसी समय कई छेड़खानी भरी कॉलें गूंजने लगीं। अचानक एक आदमी के चेहरे पर एक तमाचा लगा और वह उड़ गया। सभी लोग जल्दी से मुड़े और देखा कि एक बड़ा आदमी उसे गालियां दे रहा था। अरे साले, क्या तू अंधा है? क्या तू नहीं देख सकता कि मैं एक आदमी हूं? तू मेरे नितंब क्यों छू रहा है? राघव अपने मंच पर खड़ा था, अराजक भीड़ को देख रहा था। वह अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। धर्मी मार्ग वाले वास्तव में केवल ये बेवकूफी भरे खेल खेलना जानते थे। पूरे दिन वे केवल बातें करते रहे, लेकिन जब भ्रष्ट मार्ग से लड़ने की बात आई तो वे सभी कमजोर हो गए। राघव, पहला स्थान मेरा है। प्रतियोगिता अब भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सभी अपने स्थान पर पहुंच चुके थे। सांझी राघव से बात कर रहा था। राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, नीचे से पहला स्थान? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप इसे ले सकते हैं। इस बारे में बात करते हुए वह लड़की बिलुओ वास्तव में बुरी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप उसे वहां मेरे लिए चीयर करते हुए देख रहे हैं? सांझी ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और सौम्या को देखा। वह भीड़ में मुस्कुरा रही थी। सच में वह कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन सांझी की नजर में वह राघव की जय जयकार करने आई थी। वह रंडी, जल्दी या बाद में मैं तुम सभी को मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दूंगा। जब फूहड़पन की बात आती है तो क्या दुनिया में कोई भी आपकी बराबरी कर सकता है? आप जानते हैं, कल मैंने राघव की फोटोग्राफिक जेड देखी, जिसमें वह जूली गुप्त क्षेत्र में आपकी सभी हड्डियां तोड़ रहा था। मुझे वास्तव में आपकी प्रशंसा करनी है। आपने बिना आवाज किए उस सारे दर्द को कैसे सहन किया? वह कैसा एहसास था? राघव ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर सांझी को तुरंत अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई। राघव ने उसे जो दर्द दिया था वह हमेशा के लिए उसकी आत्मा में समा गया। जहां तक उस समय उसके द्वारा कोई आवाज न निकाले जाने का सवाल है, तो इसका कारण यह था कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। दर्द का वह स्तर कुछ ऐसा था जो किसी व्यक्ति को आवाज निकालने में असमर्थ बना देता था। राघव, तुम मरना चाह रहे हो? तुम सही हो तो मैं और बकवास क्यों ढूंढूं? तुम्हारे शब्दों में कोई तर्क नहीं है। सांझी ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हैं। जब बात जीभ के खेल की आती है तो सांझी की तुलना राघव से नहीं की जा सकती। कुछ ही शब्दों से वह पागल होने वाला था। टॉवर पूर्वज आ गया है। अचानक एक चीख गूंजी। भीड़ में से कुछ लोग अंदर आए और भीड़ तितर बितर हो गई। सबसे आगे वाला व्यक्ति टॉवर का पूर्वज था। उसके पीछे टॉवर का प्रशासक था। उन दोनों के अलावा वहां 10 से ज्यादा बुजुर्ग भी थे। उनमें से हर एक बुजुर्ग के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उनके चेहरे लगभग पेड़ की छाल जैसे दिख रहे थे।
अगर कोई मच्छर उनके चेहरे पर बैठ जाता तो एक बार जब वे मुस्कुराते तो शायद उस मच्छर का दम घुट जाता। राघव ने आर्यवीर से सुना था कि टॉवर पूर्वज के अलावा पिल वैली से अन्य प्रॉक्टर इस प्रतियोगिता के लिए आए थे। ये प्रॉक्टर गश्ती दल के समान थे। वे पुराने कीमियागर थे जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और संभवतः उनका जीवन काल भी ज्यादा नहीं बचा था। गोलियों को परिष्कृत करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें मरने तक जो चाहे करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन इन बूढ़े लोगों ने पूरी जिंदगी पिल दांव का पालन किया था। भले ही वे बूढ़े हो गए हों, लेकिन उनकी नजर अभी भी तेज थी। अगर वे प्रतियोगिता की निगरानी करने आए होते तो कोई भी धोखा नहीं दे सकता था। टॉवर एंसेस्टर और अन्य लोग शीर्ष मंच पर खड़े थे। उनके पहुंचते ही पूरी भीड़ शांत हो गई थी। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया था। टॉवर एंसेस्टर ने भीड़ की ओर देखा और सिर हिलाया। पिल एम्परर प्रतियोगिता सदी में एक बार ही होती है। इसका लक्ष्य पिल वैली के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं का चयन करना है। पिछली सभी बार शीर्ष 10 में शामिल सभी लोगों को पिल वैली में अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर दिया जाता था, लेकिन इस साल कुछ अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पिल वैली ने एक समृद्ध अवधि में प्रवेश किया है और कई प्रतिभाएं उभर रही हैं। इस बार केवल शीर्ष 5 के पास ही पिल वैली में शामिल होने की योग्यता होगी। जहां तक पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए पुरस्कारों की बात है, वे हमेशा की तरह ही वितरित किए जाएंगे। और पुरस्कारों के बारे में क्या है? हे, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। उसके हाथ में एक सुंदर सुनहरा डिब्बा आया। उसने उसे अपने सामने मेज पर रखा और कहा, शीर्ष 3 के लिए पुरस्कार यही है। उसने डिब्बा खोला, जिसमें 3 स्थानिक अंगूठियां थीं। एक सोने की थी, एक चांदी की थी और एक कांस्य की थी। मैं आपको बता सकता हूं कि इन 3 स्थानिक छल्लों के अंदर के खजाने मुझे भी भावुक कर देते हैं। इसलिए सभी लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। टावर पूर्वज की बात खत्म होने के बाद उसने टावर प्रशासक की ओर देखा। टावर प्रशासक ने उसके बगल में एक बटन दबाया। आज आप जिस गोली को परिष्कृत करेंगे वह यह है। राघव ने जल्दी से अपने मंच पर नीचे देखा और शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी, अति प्रवाहित समुद्र विस्तार गोली। राघव का दिल कांप उठा। यह वास्तव में 6ठी श्रेणी की गोली थी। यह समुद्री विस्तार क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा सेवन की जाने वाली चीज थी। सागर विस्तार क्षेत्र का लक्ष्य क्यूई समुद्र का आकार बढ़ाना था, जितना बड़ा उतना अच्छा। लेकिन एक व्यक्ति की क्षमता सीमित थी। एक बार जब आप सागर विस्तार क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो आपका क्यूई समुद्र एक तरह की सीमा तक पहुंच जाएगा और अपनी शक्ति के माध्यम से इसके आकार को और बढ़ाना असंभव हो जाएगा। लेकिन यह अति प्रवाह समुद्र विस्तार गोली औषधीय ऊर्जा का उपयोग करके एक बार फिर क्यूई समुद्र का विस्तार कर सकती है। एक समुद्र विस्तार विशेषज्ञ अपने जीवन काल में उनमें से 9 का सेवन कर सकता है। ये 9 बार हर स्वर्ग चरण के साथ एक बार के अनुरूप थे। हर बार जब वे आगे बढ़ते थे तो वे अपने क्यूई सागर का विस्तार करने के लिए औषधीय ऊर्जा उधार ले सकते थे। यह असंभव है। कुछ प्रतियोगी पूरी तरह से अचंभित थे। वे केवल जियांटियन क्षेत्र में थे, लेकिन वे चाहते थे कि वे 6ठी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करें। यह बहुत ज्यादा था। आमतौर पर केवल समुद्री विस्तार कीमियागर ही 6ठी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6ठी टियर की गोली को परिष्कृत करना बेहद कठिन था और इसके लिए व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति और ज्वाला ऊर्जा की कठोर आवश्यकताएं थीं। यह कुछ ऐसा था जिसे वे संभवतः हासिल नहीं कर सकते थे। यहां तक कि दर्शक भी दंग रह गए। क्या पिल सम्राटों ने 6ठी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए जानबूझकर उनके लिए इसे कठिन बना दिया था? राघव ने चुपके से चारों ओर देखा। आर्यवीर और प्रतीक दोनों के चेहरे पर असहाय भाव थे। उनमें से एकमात्र महिला विपिन काफी शांत दिख रही थी। यह राघव के लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। सांझी ने दूसरों को ठंडे मन से देखा। जब उसने देखा कि राघव उसकी ओर देख रहा है तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। हा। सांझी की इस हरकत से भीड़ में हंसी फैल गई।
उन्हें याद आया कि कैसे राघव और सांझी ने पहले चुपचाप लड़ाई की थी। जाहिर है सांझी ने राघव को भड़काने के बारे में सोचा था और फिर पिछली बार जो हुआ था उसके बारे में सोचकर उसने तुरंत रोक दिया था। गोली सम्राटों के रूप में आपके लिए छठी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना वास्तव में कठिन है, लेकिन मत भूलिए यह आपस में एक प्रतिस्पर्धा है। हम आपसे किसी भी स्तर तक इसे परिष्कृत करने की मांग नहीं कर रहे हैं। जब तक आप गोली को संघनित कर सकते हैं तब तक आपके पास पहला स्थान पाने का मौका होगा, भले ही आप एक बेकार गोली को परिष्कृत करें, टॉवर पूर्वज ने कहा। उनके शब्दों से प्रतियोगियों में राहत की लहर दौड़ गई। यह बिल्कुल सच था। उनके मन में यह विचार चल रहा था, अगर मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता तो दूसरे भी नहीं कर सकते। अगर बाकी सब असफल हो गए तो शायद एक कचरा गोली वास्तव में पहला स्थान ले सकती है। वे सभी अपनी निराशा से उभर गए। टॉवर पूर्वज मुस्कुराया और फिर एक बड़ा सा घंटा निकाला। उसने उसे पलट दिया और रेत धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। आपके पास ओवरफ्लोइंग सी एक्सपेंडिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए 72 घंटे हैं। पिल सम्राट प्रतियोगिता का फाइनल शुरू हो जाए। बकवास मरने के समान लगता है। टॉवर पूर्वज की चिल्लाहट के बाद सफेद वस्त्रधारी विशेषज्ञ बाहर आए और औषधीय सामग्री वितरित की। यह अभी भी पुराने नियम थे। प्रत्येक व्यक्ति को सामग्री के 3 सेट दिए गए थे। दूसरे शब्दों में, यदि आप 3 बार असफल होते हैं तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। विभिन्न गोलियों की लपटें जल उठीं। इस बार गोलियों का फार्मूला बहुत विस्तृत था, यहां तक कि आपको पाउडर को किस क्रम में मिलाना है यह भी पूरी तरह से समझाया गया था। आपको खुद को टटोलने की कोई जरूरत नहीं थी। इस गोली ने मुख्य रूप से सभी की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी ज्वाला ऊर्जा का परीक्षण किया। पहले उनके पास केवल परिष्कृत गोलियां थीं जिन्हें जल्दी से खत्म किया जा सकता था। तुलना करने के लिए पहले वे हलचल तलना पका रहे थे, लेकिन अब वे स्टू को उबाल रहे थे। वे धीरज के मामले में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। राघव कुछ सोच में डूबा हुआ था। सच तो यह है कि यह ओवरफ्लोइंग सी एक्सपेंडिंग पिल उसके लिए कुछ भी नहीं थी। इसकी तुलना ज्ञानोदय महल की पिल से भी नहीं की जा सकती थी। यदि वह पृथ्वी ज्वाला को बुलाता तो राघव अपने पैरों से उसे परिष्कृत कर सकता था और फिर भी सांझी को हरा सकता था। लेकिन मुख्य बात यह थी कि राघव पृथ्वी ज्वाला को प्रकट नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसकी स्थिति पूरी तरह से उजागर हो जाती। पूरे पूर्वी बंजर भूमि में अपनी उम्र का एकमात्र व्यक्ति जिसने पृथ्वी की लौ को नियंत्रित किया था वह था राघव। यह बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन अगर वह पृथ्वी ज्वाला का उपयोग नहीं करता तो वह पहली रैंकिंग जानवर ज्वाला पृथ्वी ड्रैगन गोल्डन ब्लेज को हराने में सक्षम नहीं होगा। सांझी की तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर राघव को अपना जूता उतारकर उसे थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। यह परीक्षण सांझी के लिए बेहद अनुकूल था। उसकी शक्तिशाली गोली की लौ ने उसे यहां बहुत लाभ दिया, खासकर जब सामग्री को शुद्ध करने की बात आई। वह पहले से ही बाकी सभी से बहुत आगे था। दूर से समुद्रसेन आत्मविश्वास से सांझी को देख रहा था। यह परीक्षा व्यावहारिक रूप से सांझी की जीत के लिए बनाई गई थी। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति राघव की तुलना में कमजोर हो सकती है, तो क्या हुआ? जब तक आपके पास गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है, तब तक बची हुई आध्यात्मिक शक्ति का क्या मतलब था? दूसरी ओर सौरभ और हितेश के हाव भाव थोड़े असहज थे, क्योंकि यह राघव के अनुकूल नहीं था। यहां उसका सबसे मजबूत पक्ष बेकार था। राघव ने आह भरी। यह मुझे दिखावा करने के लिए मजबूर कर रहा है। सच में मैं बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं। हर कोई मुझे मजबूर क्यों कर रहा है? राघव की हथेली पर एक ज्वाला फूट पड़ी। जैसे ही वह ज्वाला प्रकट हुई, भीड़ में से चौंक कर चीखें निकलने लगीं। क्या वह कौन सी ज्वाला है? लाल है, सफेद है और हरा भी है। 1 2 3, असल में 18 रंग हैं। क्या हो रहा है? लोग राघव के हाथ में बहुरंगी लौ देखकर चौंक गए। उसका रंग बेहद जटिल था। ऐसा लगता है कि यह एक पौराणिक मिश्रित ज्वाला है। उसने विभिन्न जानवरों की ज्वालाओं को एक साथ मिलाकर एक अभूतपूर्व शक्ति मुक्त की। क्या तुम मजाक कर रहे हो?
प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही पशु ज्वाला का उपयोग कर सकता है। यदि वे दो का उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो मजबूत ज्वाला कमजोर ज्वालाओं को खा जाएगी। आप एक साथ इतने सारे का उपयोग कैसे कर सकते हैं? किसी ने पलटकर जवाब दिया, तो बताओ वह लॉ क्या है? आलोचना सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा क्रोधित हुआ। उसने राघव की लॉ की ओर इशारा किया। आलोचक तुरंत शब्दों के लिए खो गया। एक विलीन लॉ एक भेड़िया, कीट, बाघ, तेंदुआ, मुर्गी, बत्तख, बिल्ली और कुत्ते को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करने जैसा था। वे निश्चित रूप से एक दूसरे से लड़ेंगे और एक दूसरे को मार देंगे और संभवतः विलीन नहीं हो सकते। लेकिन एक विलीन लॉ के अलावा राघव के हाथ में लॉ को समझाने का कोई और तरीका नहीं था। टॉवर पूर्वज मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह छोटा सा प्राणी वाकई दिलचस्प है। वह वास्तव में आग की लपटों को एक करने में सक्षम है। दूसरी ओर टॉवर प्रशासक ने अपना सिर हिलाया। ज्वालाओं को मिलाना बहुत कठिन है। इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है। वह इसे संभाल नहीं पाएगा। टॉवर के पूर्वज ने कहा, आप गलत हैं। यह छोटा सा साथी इन लपटों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ शायद आप इसे महसूस नहीं कर सकते। सच में इस छोटे से साथी के शरीर में एक भयानक अस्तित्व है जो उन लपटों को दबा रहा है। यही कारण है कि वे उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करते हैं। टॉवर प्रशासक चौंक गया। यहां तक कि प्रथम श्रेणी का पृथ्वी ड्रैगन गोल्डन ब्लेज भी इतनी सारी जानवरों की लपटों को दबाने में असमर्थ था। क्या यह हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि आजकल के बच्चे वाकई दिलचस्प हैं। पूर्वी बंजर भूमि की मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। शायद मैं उन पुराने राक्षसों के लिए कोई सच्चा खजाना वापस ला सकूं। टॉवर पूर्वज ने हंसते हुए कहा। टॉवर प्रशासक का दिल धड़क उठा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वे पुराने राक्षस कौन थे जिनका उसने उल्लेख किया था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम मात्र से महाद्वीप हिल सकता था। यह सोचकर उसने आह भरी। राघव की भविष्य की उपलब्धियां शायद इस हद तक बढ़ जाएंगी कि वह केवल उनका सम्मान कर सकेगा। लेकिन फिर राघव के चरित्र के बारे में सोचते हुए वह कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर वह पिल वैली में चला गया तो अनगिनत वर्षों से जो शांति का आनंद उन्होंने लिया था वह तुरंत टूट जाएगा। राघव ने जो ज्वाला बुलाई थी उसने सभी को चौंका दिया। इतनी दूर होने के बावजूद वे अभी भी उस ज्वाला से एक भयानक गर्मी महसूस कर सकते थे। उसकी मर्ज की गई लॉ की शक्ति सांझी की पृथ्वी ड्रैगन गोल्डन ब्लेज के समान स्तर पर लगती है, लोगों ने कहा। हालांकि विस्तृत तुलना करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन दोनों लपटों से होने वाले शक्तिशाली उतार चढ़ाव समान थे। सांझी चौंकने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। यदि आप 100 भेड़े इकट्ठा करें तो हो सकता है कि उनकी ताकत एक बाघ के बराबर हो, लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है? राघव ने विस्मयादिबोधक और संदेह को अनदेखा कर दिया। एक पृथ्वी ज्वाला के दमन के साथ इन जानवर ज्वालाओं को उसकी बात सुननी पड़ी। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। 100 भेड़ों का क्या मतलब था? राघव की आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में भले ही विलय सांझी की लॉ को हरा न सके, लेकिन अंतर अब इतना बड़ा नहीं था। जब तक अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, राघव को कोई दबाव महसूस नहीं होगा। उसने सामग्री को पाउडर में बदलना शुरू कर दिया। पृथ्वी की लॉ की तुलना में यह वास्तव में कचरा है। राघव अवाक रह गया। यदि वह पृथ्वी की लॉ की ऊर्जा का उपयोग औषधीय अवयवों के इस स्तर को परिष्कृत करने के लिए कर सकता है तो इसमें कुछ सांसों से अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन अब एक घटक को पाउडर में परिशोधित करने के लिए एक अगरबत्ती के बराबर समय की आवश्यकता थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने उन्हें 3 दिन दिए थे। अगर उन्हें सिर्फ 1 दिन दिया जाता तो हर कोई सीधे हार मान सकता था। यह समय सामग्री को पाउडर में बदलने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। राघव ने वास्तव में दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरों को प्रत्येक घटक के लिए कम से कम 2 गुना समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा क्योंकि उनकी गोली की लपटें पर्याप्त मजबूत नहीं थीं, इसलिए शोधन प्रक्रिया के दौरान औषधीय अवयवों का अधिक सार नष्ट हो गया।
यहाँ के अधिकांश लोगों को उच्च श्रेणी की गोली या मध्यम श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब तक वे गोली को संघनित करने में कामयाब हो जाते, यह आश्चर्यजनक होगा। भले ही यह सिर्फ एक कचरा गोली हो, यह बहुत बढ़िया होगा। वे पहले से ही बता सकते थे कि शीर्ष 2 स्थान निश्चित रूप से राघव और सांझी के होंगे। कौन पहले स्थान पर होगा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। वे बस गोली को परिष्कृत करना चाहते थे। ओवरफ्लोइंग सी एक्सपेंडिंग पिल को परिष्कृत करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उनमें से कई को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उनकी आत्मा अपनी सीमा तक पहुंचने लगी है। उनके लिए इस गोली को परिष्कृत करना भाग्य पर निर्भर करेगा। 12 घंटे बाद आसमान में अंधेरा छा गया था। कुछ लोग पहले से ही आगे बढ़ने में असमर्थ थे। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए बहुत थका देने वाला था और उन्हें अपनी आत्मा की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना था। इस प्रतियोगिता में आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए औषधीय गोलियां खाने की अनुमति थी। इसका एकमात्र लक्ष्य व्यक्ति की क्षमता को देखना था। वहां 10 से अधिक लोग थे जो अब पूरी तरह पीले पड़ चुके थे और उन्हें विश्राम लेना पड़ा तथा आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां खानी पड़ी। 20वें घंटे तक उनमें से अधिकांश को आराम करना पड़ा। केवल आर्यवीर और प्रतीक के स्तर के लोग ही अभी भी टिके हुए थे। जब सूरज एक बार फिर पूर्व से उदय हुआ, जब 24वां घंटा बीत गया, प्रतीक और आर्यवीर भी आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें अपनी आत्मा को विश्राम देना था। वर्तमान में केवल राघव, सांझी और विपिन ही अभी भी खेल जारी रखे हुए हैं, लेकिन राघव और सांझी में स्पष्ट रूप से बहुत ऊर्जा बची हुई थी, जबकि विपिन थोड़ा पीला पड़ गया था। इन सामग्रियों को परिष्कृत करना आध्यात्मिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ही कठिन था। 36वें घंटे पर विपिन अनिच्छुक थी, लेकिन उसे एक ब्रेक के लिए रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, वे पहले ही ठीक हो चुके थे और सामग्री को परिष्कृत करना जारी रखे हुए थे। आखिरी सामग्री को परिष्कृत करने के बाद राघव आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह बहुत थका देने वाला था। उसके लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि अगर वह अपनी अर्थ फ्लेम का इस्तेमाल कर पाता तो वह सिर्फ 2 घंटे में काम पूरा कर सकता था, लेकिन उसे अपनी बेकार मर्ज की गई फ्लेम के साथ दिखावा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वह अंदर से घबराया हुआ और पूरी तरह से परेशान था, लेकिन दिखावा करने के लिए उसे अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लानी पड़ी। पूरी तरह से स्वाभाविक अभिनय करना पड़ा। कभी कभी राघव को आश्चर्य होता था कि क्या वह एक मसोचिस्ट था। पुरानी कहावत बिल्कुल सच थी, अगर आप दूसरों के सामने दिखावा करना चाहते हैं तो आपको तब कड़ी मेहनत करनी होगी जब वे नहीं देख रहे हों। राघव ने आह भरी। क्यों परेशान होना? राघव ने अभी अभी अपना काम पूरा किया था कि सांझी ने भी अपना शोधन पूरा कर लिया। उसने राघव की तरफ देखा। यह देखकर कि वह उससे पहले अपना काम पूरा कर चुका है, उसने ठंडी सांस ली। वह बैठ गया और ठीक होने के लिए एक आत्मा को पोषण देने वाली गोली खा ली। हालांकि अभी भी उसके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति का लगभग आधा हिस्सा था, लेकिन असली शोधन शुरू होने वाला था। उसे खुद को अपनी चरम अवस्था में रखना था, क्योंकि वह थोड़ी सी भी गलती नहीं होने दे सकता था। प्रारंभिक शोधन चरण के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होने के कारण 72 घंटों में से केवल आधे ही बचे थे। उस समय प्रतियोगियों के पास गोलियों की भट्टी को परिष्कृत करने का केवल एक ही मौका था। अगर वह विफल हो गया तो उनके पास दूसरे के लिए समय नहीं होगा। सामग्री के 3 सेटों ने उन्हें केवल इस प्रारंभिक शोधन में विफल होने का मौका दिया। उनके पास बाद के चरण में केवल एक मौका था। सांझी ने इन सामग्रियों को निखारने के लिए सिर्फ इसलिए इतनी मेहनत की थी क्योंकि वह गति के मामले में राघव को हराने की उम्मीद कर रहा था। दुर्भाग्य से राघव ने उसे वह मौका ही नहीं दिया। वह सिर्फ खुद को शांत कर सकता था और खुद को अंतिम चरण के लिए तैयार कर सकता था। यह देखकर राघव ने अंदर ही अंदर तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। अगर वह चाहता तो इस शोधन के साथ अगले महीने तक जारी रख सकता था,
थकावट का यह स्तर राघव की आध्यात्मिक शक्ति के लिए कुछ भी नहीं था। अगर उसने खुद को समायोजित किया और ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिष्कृत करने का फैसला किया तो अगले महीने की बात तो छोड़िए, वह अगली पिल सम्राट प्रतियोगिता तक जारी रख सकता है।